Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very important part of the digestive system and that is liver. Liver एक ज़बरदस्त किस्म का होम्योस्टैटिक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. इसको अगर हम स्टूडेंट्स हम यूं समझें कि बहुत सी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लिवर उनको बनाता भी है, उसमें से काफ़ी चीज़ों को स्टोर भी करता है और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं उन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी कि उनका जहरीलापन ख़त्म कर देता है. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता बेशुमार एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ भी अगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं जो कि लिवर परफॉर्म कर रहा है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होगा और होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस ख़राब होगी और फिर हम कहेंगे कि अब कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है. ऑलराइट, जिसे फिर हम डिसईज कहते हैं, यानी कि डिजीज कह देते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी यूनिफॉर्म होम्योस्टैटिक स्टेट से हट चुके हुए हैं और फिर उसमें से जो आप लोग जिस बीमारी के साथ सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, जॉन्डिस यानी कि यरकान का नाम आपने सुना होगा. लिवर के ऊपर जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाए और जिगर से ही काम करना छोड़ दे तो उस सूरत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, बाइल पिगमेंट्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर. इसका मतलब क्या होता है कि लिवर अपनी नॉर्मल स्टेट की बजाय कहीं ना कहीं किसी खराबी का शिकार हो चुका हुआ है, किसी खराबी के असरात उसके ऊपर आ चुके हुए हैं और उसकी वजह से पूरी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम कहते हैं जी कि इस बंदे को जॉन्डिस हो गया, यानी कि यरकान हो गया. ये तो सिर्फ एक मिसाल है स्टूडेंट्स. इसी तरह बहुत सारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, इसी तरह बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह बहुत सारे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स जिनकी हर वक्त बॉडी को जरूरत रहती है, इन तमाम चीजों का कंट्रोल सेंटर दैट इज लिवर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज के लिए. इट इज लार्जेस्ट इंटरनल और विसरल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी आज़ा में से सबसे बड़ा ऑर्गन जो है दैट इज योर लिवर. ऑलराइट, प्रेजेंट कहाँ पे है? आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर. चूंकि बहुत ज्यादा डेलिकेट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर बंद करके रखा हुआ है ताकि वो महफूज रहे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके हवाले से स्ट्रक्चर और प्रेजेंस और बाकी जो इसके फंक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन ऑन द बोर्ड. ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन भी इसको हम कहते हैं कि बॉडी का सबसे बड़ा अंदरूनी ऑर्गन जो है दैट इज लिवर और होम्योस्टैटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. इसको भूलना नहीं है आपने. स्ट्रक्चर के एतबार से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल मेमोराइज इज अबाउट द लोब्स. दो इसकी मेजर लोब्स होती हैं जिन्हें हम राइट या लेफ्ट लोब्स कहते हैं और दो इसकी माइनर लोब्स होती हैं, जिसकी वजह से हम यूं कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ लोब्स ऑफ द लिवर इज 4. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग याद रखेंगे. फिर इसके बाद जो एंट्रेंस है, जो मेन गेट है लिवर का, जिसके अंदर बहुत सारे वेसल्स भी एंटर हो रहे हैं, बहुत सारी नर्व्स भी आ रही हैं और तो और स्पेशली जो गाल ब्लैडर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन साथ जुड़ा हुआ है लिवर के, जिसे हम पित्ता आमतौर पे कहते हैं, उसकी नालियां जो आ रही हैं या जा रही हैं, उन सबका कनेक्शन जिस गेट के जरिए लिवर के साथ बना हुआ है, दैट गेट इज नोन एज पोर्टा. ऑलराइट, पोर्टा का लफ्जी मतलब ही गेट होता है, यानी कि ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे वेसल्स, बहुत सारी नालियां और बहुत सारी नर्व्स लिवर के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं और जिगर में से एग्जिट भी कर रहे हैं, यानी कि बाहर भी जा रहे हैं. सो पोरा इज द गेट और पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वेरियस वेसल्स, नर्व्स एंड डक्ट्स प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर और सुपीरियर सरफेसेस की टर्म्स जरूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह आगे मेडिकल साइंस में भी आपके काम आएंगी. इंफीरियर का मतलब क्या होता है? लोअर साइड. ऑलराइट, और सुपीरियर साइड का मतलब क्या होगा? अपर साइड. जैसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवास एंड सुपीरियर वेना कैवास. इसका मतलब क्या होता है कि वो वाली वेन्स जो लिवर को लाके निचली बॉडी के हिस्सों से सप्लाई दे रही हैं वो हमारी इंफीरियर वेना कैवास कहलाती हैं, और जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से जिगर के ऊपर की तरफ से होके आ रही हैं उन्हें हम कहेंगे दे आर सुपीरियर वेना कैवास. ऑलराइट, फिर उसके बाद जो हेपेटिक डक्ट्स हैं, इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे और एमसीक्यूज के हवाले से स्पेशली स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजिंग सी चीज है, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा. बहुत ही प्रिसाइज वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों के पास गलती की गुंजाइश ही ना बचे. सो द फर्स्ट थिंग इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, द सेकंड थिंग इज सिस्टिक डक्ट एंड द थर्ड वन इज कॉमन बाइल डक्ट. अब चूंकि दो के साथ कॉमन का लफ्ज आ रहा है तो पहले वाली पे गौर करें, दैट इज कॉमन हेपेटिक, और जो थर्ड वन यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज कॉमन बाइल.
तो इसका मतलब क्या है कि वो नाली जो लिवर के अंदर से आ रही है सिक्रीशंस और केमिकल्स लेके, वो है हमारी कॉमन हेपेटिक। लेकिन उसके बाद जो गॉल ब्लैडर के साथ या बाइल के सिक्रीशंस के साथ जुड़ी हुई है या उनसे मुंसलिक है, उसको हम कहेंगे दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। ऑलराइट, सो कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसका मतलब क्या है? अभी हमने कहा था कि दो लोब्स हैं जो बड़ी मेजर लोब्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नालियां उन लोब्स में से मूव करते हुए निचली जानिब आ रही हैं जहां पे गॉल ब्लैडर मौजूद होगा। सिस्टिक डक्ट जो है ये उसके साथ ही लिखा हुआ है, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अब सिस्ट हम आमतौर पर किसको कहते हैं? कोई भी झिल्ली नुमा साख्त, ऑलराइट, कोई भी इस तरह का वेसिकुलर स्ट्रक्चर के जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको एक हिंट मैंने दे दिया याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे ये वाली बात कि सिस्टिक डक्ट जो है इट इज द डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ये पित्ते के साथ जुड़ी हुई वो नाली है जिसका डायरेक्टली लिवर के साथ कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो सिक्रीशंस लिवर से आ रही हैं जिन नालियों के जरिए, ये फिर उनके साथ जुड़ के फर्दर कॉमन बाइल डक्ट बना देती है। ऑलराइट, सो कॉमन बाइल डक्ट इज कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, यानी ये दोनों नालियां जो कि लिवर से आ रही थी और फिर उसके बाद उसके साथ कौन मिल गया? जो कि पित्ते से आ रही है, यानी ब्लैडर से, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें से निकलती हुई नालियां जब ये आपस में जुड़ेंगी तो अब हम इनको क्या कहेंगे? इट विल बिकम कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट फिर आगे मूव करती हुई चली जाती है, पेंक्रियाज के साथ कनेक्शन बनाती है और फिर पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के फर्दर ड्यूडेनम के अंदर अपनी सिक्रीशंस को खारिज कर देती है। और सिक्रीशंस इसकी कौन है? बाइल जूस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आ रहे हैं हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, एंड देयर आर द फंक्शंस ऑफ द लिवर। लिवर क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इसको वन बाय वन मैंने यूं डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा यूं समझें कि आपके लिए टू द पॉइंट चीजें हैं, लेकिन इसमें से कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं बची। इस वजह से जो मैं बता रहा हूं इसको सुनते जाइएगा और मुमकिन हो तो नोट भी कर लें। द फर्स्ट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात स्टूडेंट्स जब आती है तो फौरी तौर पे द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाइटल मोनोसैकेराइड इट शुड कम टू योर माइंड, और वो कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जितना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर उसके लेवल्स को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्लूकोज अपने लेवल से नीचे चला जाता है फिर भी गड़बड़ हो सकती है, अगर ग्लूकोज अपने लेवल से ऊपर चला जाता है फिर भी बॉडी नॉर्मल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस से हट सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहे होते हैं? हार्मोन्स। लेकिन यहाँ पे लिवर का एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो क्या है कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन और ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन, इस चीज को रेगुलेट करवाना ये आपका लिवर करवा रहा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहली बात आप ये याद रखें, जो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल स्मार्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की हुई है, कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन तो हो रही है, लेकिन ये कन्वर्जन कौन करवा रहा है? इंसुलिन। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज होगा और वो ब्लड के अंदर फारिग बैठा हुआ है, कोई काम भी नहीं कर रहा, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड दैट ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब दूसरी तरफ आ जाएं। हो सकता है कोई दिन ऐसा भी हो जब आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज्यादा ना किया हो, उस दिन आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो कम हो रहे हों, तो फिर क्या किया जाएगा? जो आपने ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है उसको तोड़ के दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना जरूरी है, एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ग्लूकागॉन, एक और हार्मोन है जो पेंक्रियास से रिलीज हो रहा है, और ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ना और ग्लूकोज बनाना, ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को, जरूरियात को पूरा किया जा सके। ऑलराइट, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के हवाले से स्टूडेंट्स आप लोग दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने याद रखनी है, ये मैंने एनलिस्ट की हुई हैं ऑन द नेक्स्ट बोर्ड, तो डिटेल्स वहीं पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी टर्म ग्लूकोज के बनाने के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सी टर्म ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सी टर्म जो है वो नॉन ग्लूकोज रिसोर्सेज से ग्लूकोज को कन्वर्ट करके बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन टर्म्स को आप लोगों ने स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट थिंग राइट हियर इज ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस स्टूडेंट्स, इसके नाम से पता चल रहा है कि ग्लाइकोजन, और फिर हम कह रहे हैं साथ कि जहां पे भी हमने जेनेसिस की टर्म लगा दी, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ बन रहा है।
जब हम लाइसिस की टर्म लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ टूट रहा है एग्जैक्टली, ऑलराइट। तो देखें जी, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, या excess glucose that is present inside the blood, it is converted to glycogen in the liver. This process is known as glycogenesis. All right, students. फिर दूसरी टर्म समझें जरा, that is gluconeogenesis. Gluconeogenesis जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बनाना और ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये वाली चीज जो है इसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस. Alright, so amino acids, fats and glycerol to glucose conversion. This is known as gluconeogenesis. Then the third thing is glycogenolysis. अब इसको भी अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे एंड पे क्या आ गया, लाइसिस. तो इसका मतलब क्या है, अब ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब भी ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा लिवर के अंदर. और फिर भी अगर आपकी ग्लूकोज इनटेक चलता चला जा रहा है तो उसे बाद में फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपकी स्किन के नीचे स्टोर कर दिया जाएगा, या बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहां पे जाके उनको डिपॉजिट कर दिया जाएगा. तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज होगा उसकी कन्वर्जन कर दी जाएगी कि किसी ना किसी स्टोर्ड फॉर्म के अंदर. और जब कभी आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम हुआ हो, बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि स्पेशली आप लोग रमजान में जब रोजे रखते हैं तो आप लोग 12-12, 14-14 घंटे तक कुछ नहीं खा पी रहे होते, तो उस वक्त बॉडी जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है. तो फिर क्या किया जाएगा, जो जो आपने स्टोर्ड फॉर्म अपनी बॉडी के अंदर बनाई हुई है, लाइक ग्लाइकोजन, लाइक फैट्स, तो उनको वापस कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ग्लूकोज, और दैट ग्लूकोज विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. देन इज फैट मेटाबॉलिज्म. लिवर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स. ये जो फैट्स हैं ये हैं क्या, असल में आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा होगी उसे फैट्स में या चर्बी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये चर्बी पहले बॉडी के अंदर डिपॉजिट की जाती है मखसूस जगहों पे, मखसूस मकामात के ऊपर. लेकिन आप यूं समझें कि अगर फिर भी आप लोग जरूरत से ज्यादा खाते जा रहे हैं, एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नहीं हो रही, फिजिकल एक्टिविटी आप कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यही फैट्स आपके लिवर के साथ, लिवर के इर्द गिर्द डिपॉजिट होना शुरू होंगे, वहां पे खराबियां पैदा करेंगे. फिर उसके बाद हार्ट का रुख कर लेंगे, दिल की जो नालियां हैं वहां पे जाके जब फैट्स डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो फिर आप लोगों को अंदाजा है कि यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स बनने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी. वो किस तरह से कि जो नालियां हैं उनके अंदर जब फैट्स डिपॉजिट होंगे तो वहां पे थीरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वगैरह की कंडीशंस अपीयर होंगी, हार्डनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, और फिर जब खून गुजरने की कोशिश करेगा तो दिल के ऊपर दबाव पड़ेगा. उस दबाव की वजह से बहुत ज्यादा सुईर तकलीफ होगी, और अगर हार्ट के टिश्यूज को प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा अगर ब्लड, तो फिर क्या होगा, वहां पे झटके लगना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी, और हम कहेंगे कि ये हार्ट अटैक की सूरत हो सकती है. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि रेगुलर एक्टिविटीज को अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस के अंदर कन्वर्ट जरूर करें. आप लोगों की जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है स्पेशली, उसके अंदर थोड़ी बहुत वॉक या थोड़ी बहुत डायनामिक एक्टिविटीज जरूर शामिल करके रखें, ताकि ये फैट्स जरूरत के वक्त फौरी तौर पे बर्न आउट किए जा सकें, लेकिन ये आपके विसरा के इर्द गिर्द ज्यादा देर या ज्यादा मिकदार में स्टोर ना हो सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फैट मेटाबॉलिज्म के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, लिवर कैन सिंथेसाइज लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स में स्पेशली लेसिथिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है. देन लिपोजेनेसिस, यहां भी देखें स्टूडेंट्स, वही टर्म दोबारा आ रही है जेनेसिस, लेकिन साथ क्या लगा दिया गया, लिपो. इसका मतलब क्या है, लिपिड्स बनाना. लेकिन ये वाले लिपिड्स किस तरह से बन रहे हैं इसको भी अंडरस्टैंड कर लें. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स कन्वर्टेड टू फैट एंड स्टोर्ड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड अदर स्टोरेज डिपोट. इसका मतलब क्या है कि आपके पास बॉडी के अंदर जो इजाफी फैटी एसिड्स इकट्ठे हो रहे हैं, इजाफी ग्लिसरोल्स इकट्ठे हो रहे हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा फैट्स में, और उन फैट्स को भेज दिया जाएगा जिल्द के नीचे, वहां पे चर्बी की एक मोटी तह जमा दी जाएगी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के बाकी हिस्सों के अंदर इसको स्टोर किया जाएगा. और अल्टीमेटली जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करते अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, तो फिर क्या होगा, विसरा के आसपास किडनीज में हमें ये नजर आना शुरू हो जाएंगे फैट्स, और फिर उसकी वजह से खुदा न खास्ता डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आ सकती हैं. देन इज लिपोलाइसिस.
अब ये बिल्कुल उसके उलट जाएगा, वो क्या, लिपिड्स का टूट जाना, ऑलराइट। लेकिन लिपोलाइसिस की कब जाएगी, जब खुदा न खास्ता बॉडी को कैद साली की कंडीशन का सामना हो जाए, यानी कि ज्यादा लंबे दौरानिए के लिए आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक, प्रोटीन्स इनटेक या फैट्स इनटेक खत्म कर दें और वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में जहां जहां मौजूद हैं वहां से फिर उनको तोड़ के वापस निकाला जाए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज लिपोलाइसिस। बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं या डाइट प्लान्स वगैरह बनाते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई हम अपने फैट्स बर्न करना चाह रहे हैं, तो वो जो फैट्स की बर्निंग वाली एबिलिटी है वो कब आती है, जब बॉडी को ये पता चले कि अब ये बंदा इनटेक तो नहीं कर रहा, लेकिन जो स्टोर्ड फैट्स हैं बॉडी के अंदर, पेट वाले हिस्से में हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हैं, उनको फौरन तोड़ना है, कन्वर्ट बैक करना है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स, फिर उनको फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ग्लाइकोजन या फिर डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज, और फिर इसको मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो लिपोलाइसिस इज फैट कन्वर्टेड बैक टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जरूरत कब पेश आएगी, जब बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा सोर्स या इनटेक नहीं रहेगा बहुत ज्यादा हाई एनर्जी सोर्स ऑफ फूड का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन्स they are one of the significant component of the dry matter of the human body and all bodies of the other organism. अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में से पानी निकाल दिया जाए तो बाकी बचेगा ड्राई मैटर, उस ड्राई मैटर में से 50% जो है दे आर प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की शक्ल में भी मौजूद हैं, आपके बाल और नाखून भी प्रोटीन्स पे मुश्तमिल हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन है, आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद हैं, स्पेशली इंसुलिन जो जिसकी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन। फिर और तो और स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बॉडी का अंदरूनी तौर पे जायजा लें तो हर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोटीन्स हैं जो चैनल्स और गेट्स वगैरह की फॉर्म में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से कुछ हमारे पास जो इम्यूनिटी से रिलेटेड एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनको हम कहते हैं, वो सब के सब भी प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन्स अगर इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट और डाइवर्स एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो लिवर यहाँ पे भी होम्योस्टैटिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नजर आता है। सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में किस तरह से इन्वॉल्व है, लिवर अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन आर ट्रांसपोर्टेड टू लिवर, मोस्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड हियर। अब जो आप खा पी रहे हैं प्रोटीन्स, अंडे की शक्ल में, दूध की शक्ल में पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं, व्हाइट मीट खा रहे हैं, व्हाटसोएवर, जो भी आप जिस भी किसी फॉर्म में प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं उसको अल्टीमेटली डाइजेस्ट किया जाता है अप टू अमीनो एसिड्स लेवल, और फिर उन अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू द विलाई और फिर उनको भेज दिया जाएगा लिवर के पास, ताकि ये पता चले कि बॉडी को जहां जहां पे जरूरत है प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, वहां पे फिर उनको फर्दर डायरेक्ट कर दिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो प्रोडक्ट्स हैं अल्टीमेटली जिनकी हमें जरूरत है उनके लिए जो इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वो लिवर फर्दर ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। पहली चीज क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अगर जरूरत से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, दे आर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो फिर क्या किया जाएगा, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और उन कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। ऑलराइट, देन वी हैव लिपोजेनेसिस। अभी हमने जिक्र किया था इसका कि अमीनो एसिड्स को अगर लिपिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर स्टोर कर दिया जाए बॉडी के अंदर, तो इसको हम कहेंगे दिस इज लिपोजेनेसिस। ऑलराइट, अब ये बात जरूर याद रखिएगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कब किया जा रहा होता है, कि जब बॉडी को इंस्टेंटली जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, और दूसरी तरफ हमें क्या पता चल रहा है, लिपोजेनेसिस कब किया जाएगा, कि जब हमने अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करना है और उस एनर्जी की फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना है बॉडी के अंदर, तब हम लिपोजेनेसिस की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स ये, और इसमें ये बात याद रखिएगा कि जब हम प्रोटीन्स को लिवर के अंदर भेज के तोड़ना चाह रहे होते हैं, तो असल में क्या किया जा रहा होता है, अमीनो एसिड से उसका अमाइन ग्रुप जो है उसको अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। ऑलराइट, लेकिन अब इस स्टेप के बाद एक खतरा पैदा हो जाता है, और वो खतरा क्या पैदा हो जाता है कि द अमाइंस आर क्विकली कन्वर्टेड टू अमोनिया, और अमोनिया जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। इट इज अ वेरी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। अब क्या किया जाएगा, उस हाईली टॉक्सिक वेस्ट को कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा
एंड दैट लेस टॉक्सिक वेस्ट इज यूरिया। ऑलराइट, जिस अमल के जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं, या आसान अल्फाज में उसे हम यूरिया साइकिल भी कह देते हैं। ये काम भी लिवर के अंदर परफॉर्म किया जा रहा होता है ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट से बचा के कम हार्मफुल वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए इन नाइट्रोजनस वेस्ट को, और फिर उन नाइट्रोजनस वेस्ट को फर्दर किडनीज के थ्रू फर्दर आगे यूरेटर्स और यूरेथ्रा और ब्लैडर वगैरह के थ्रू बॉडी से खारिज कर दिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम अपने नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो ये अहम काम भी कौन परफॉर्म कर रहा है? लिवर। ऑलराइट, रेस्ट ऑफ द फंक्शंस नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, next we have detoxification, that is another important function of the liver. Detoxify करना यानी किसी ज्यादा जहरीले केमिकल को उसका जहरीलापन खत्म करके या तो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना या फिर लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर बाद में उसको बॉडी से खारिज कर देना। दिस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर कौन कौन सी चीजों की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। दे आर नोन एज कप्फर सेल्स। कप्फर सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय सेलुलर डिब्री एंड इन्वेडिंग बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त सेल्स की तोड़ फोड़ चल रही है, उनकी डेथ और बर्थ चल रही होती हैं हर वक्त। तो वो सेल्स का सारा टूटा फूटा हुआ मटीरियल, वो सारे का सारा कूड़ा करकट जो सेल्स के मरने की वजह से पैदा हुआ है, उसको भी अल्टीमेटली ब्लड कहाँ पे ले जाता है? लिवर के पास। और लिवर के जो कप्फर सेल्स हैं इन्होंने फिर उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है कि कहीं उनके पास कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो इर्द गिर्द के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकें, तो उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे तो हमारी बॉडी महफूज रहेगी। दूसरे नंबर पे इनवेडिंग बैक्टीरिया का जिक्र किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं हर वक्त हमारे हाथों पे, हमारी स्किन पे, हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बैक्टीरिया हर वक्त मौजूद होते हैं। ऑलराइट, अब इस वजह से साफ सुथरा रहना तो आपका एन फरीजा है, लेकिन फिर भी अगर ये बैक्टीरिया किसी ब्रूज से, किसी खराश से, किसी जख्म से बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो ब्लड इनको उठा के ले जाएगा लिवर के पास, और लिवर के कप्फर सेल्स क्या करेंगे? फिर उन बैक्टीरिया को पकड़ के किल कर देंगे। आपको पता भी नहीं होता बाज़ औक़ात, और आपकी बॉडी के अंदर जो ये सेल्स हैं और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बेशुमार जर्म्स को खुद ब खुद ख़त्म कर रहा होता है। तो इस वजह से आप लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव ड्रग्स एंड अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत सारी इस तरह की केमिकल्स, बहुत सारे इस तरह की अद्वियात जिनकी बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ना सिर्फ अद्वियात बल्कि नशावर दवाइयाँ या और इस तरह के केमिकल्स भी हो सकते हैं, तो उनको हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, तो फौरी तौर पे लिवर एक्शन में आ जाता है, और जब लिवर हरकत में आता है तो ये उन केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, उनका जहरीलापन ख़त्म करता है, तब जाके आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है। ऑलराइट, यही वजह है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह या उसके डिफरेंट वेरिएंट्स को इनटेक करते हैं, अल्टीमेटली उनके लिवर्स डैमेज हो जाते हैं, उनका जिगर तबाह हो जाता है, रसोलियाँ बन जाती हैं, और फिर अल्टीमेटली ट्यूमर्स और कैंसर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव डीएमिनेशन। अभी हमने पढ़ा है कि हमारे अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स वगैरह के ऊपर से अमाइन ग्रुप को अलहदा कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हार्मोन इनएक्टिवेशन, बहुत से हार्मोन्स इस तरह के हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब मजीद अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो लिवर उनके एक्टिव ग्रुप्स को, ये एक्टिव कंपोनेंट्स को डिटैच कर देता है, और उसे ये हमें खबर मिलती है कि अब ये हार्मोन्स फर्दर बॉडी के अंदर काम नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप जब एक मखसूस एज पे पहुंचेंगे तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी हाइट बढ़ाना बंद कर देता है, और फिर क्या होता है? अल्टीमेटली आपकी लेटरल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो फैट्स वगैरह वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। देन वी हैव बिलीरुबिन डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और इसी तरह के यूरोबिलिन्स वगैरह, ये जो सारे के सारे हमारे पास बाइल पिगमेंट्स हैं, ये अपना काम परफॉर्म करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये खुद कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल्स की तोड़फोड़ से पैदा किए जा रहे होते हैं, और फिर आगे फर्दर ये डाइवर्सिफाई होते चले जाते हैं। तो इन बाइल पिगमेंट्स को भी ज़रूरत से ज़्यादा देर के लिए बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना ये भी ख़तरनाक हो सकता है, तो आपका लिवर इनको भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन व्हाट अबाउट द स्टोरेज? लिवर किन किन चीज़ों को
जखीरा कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। उसमें स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हेपेटोसाइट्स की एक टर्म आ रही है, उसके नाम से पता चल रहा है हेपेटिक फ्रॉम लिवर, हेपेटोसाइट्स सेल्स ऑफ द लिवर। ऑलराइट, ये क्या क्या स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं, विटामिन ए, B12, D, E, K और कॉपर और आयरन वगैरह को स्टोर करें। विटामिन ना सिर्फ खुद जरूरी हैं हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि साथ ही साथ जो इन पे हमने 2 मेटल्स का जिक्र किया है स्टूडेंट्स, आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, आपकी बोन मैरो की प्रोडक्टिविटी के लिए ये दोनों मेटल आयंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव बाइल, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिक्रीशन ऑफ द लिवर। ये वो सिक्रीशन है जो नॉन एंजाइमेटिक होने के बावजूद आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के अमल में बहुत ही जबरदस्त किस्म का कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और इसकी अपनी कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? बाइल इज मेड अप ऑफ वाटर, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, अभी मैंने एक बोला था यूरोबिलिन, आप लोग याद रख सकते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, लेसिथिन, म्यूकस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो केमिकल्स जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर कोई एक भी इस तरह का कंपोनेंट नहीं है जिसे हम एंजाइम कह सकें, लेकिन उसके बावजूद ये आपके फैट्स की डाइजेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इमल्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव गॉल ब्लैडर, द स्टोरेज सैक दैट स्टोर्स द बाइल जूस। वो सारे केमिकल्स जिनकी अभी हमने बात की है, ये सारे लिवर से निकलते हुए आते हैं और गॉल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ते के अंदर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। और इन तमाम सिक्रीशंस को अगर हम उस जूसी सिक्रीशन का उर्दू तर्जुमा करना चाहें तो उसे हम कहते हैं कि ये पित्ते का पानी है। ऑलराइट, अब ये जो पित्ते का पानी है ये चर्बी और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is a sac-like structure on inferior surface of the liver, stores bile juice. It is 8 centimeters long and 4 centimeters wide. MCQs के लिए लास्ट सेंटेंस जरूर याद रख लीजिएगा। इमल्सिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म कर है, और इमल्सिफिकेशन है क्या? इसको मिक्स नहीं करना आपने डाइजेशन के साथ स्टूडेंट्स। इमल्सिफिकेशन इज अनदर थिंग, ऑलराइट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एंजाइमेटिक डाइजेशन। आप क्या याद रखेंगे कि बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करना into smaller fat droplets, it is known as emulsification. Simply क्या किया जा रहा होता है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स, और उसकी वजह से वो फर्दर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि फर्दर जो एक एंजाइम है लाइपेज, जिसने इन फैट्स को कन्वर्ट करना इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स, वो अच्छी तरह से काम कर सके, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो सके। तो ये वाला काम जो है इसको हम कहते हैं emulsification. Bile enters duodenum and reduce the surface tension of fat globules and emulsify them into droplets so that lipase can act efficiently to digest lipids. Then we have two important hormonal secretion students, cholecystokinin and secretin. इन दोनों का काम भी, एक का काम हमें ये नजर आता है कि गॉल ब्लैडर के सर्कुलर या स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना ताकि बाइल जूस प्रोड्यूस किया जा सके, और दूसरे का काम क्या है कि बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करवा के बाइल जूस तक लेके आना और फिर उसका हिस्सा बना देना। और ये बाइकार्बोनेट आयंस आ कहां से रहे हैं? फ्रॉम हेपेटोसाइट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लिवर, और फिर उसके बाद उनको शामिल कर दिया जाएगा इनटू बाइल जूस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन्स वगैरह, फिब्रिनोजेंस वगैरह ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, और ये भी आपके लिवर के अंदर प्रोड्यूस की जा रही होती हैं। इसी तरह बहुत सारी ऑस्मोटिक बैलेंस जो आपकी बॉडी के अंदर है, आपके ब्लड के अंदर जो मेंटेन करने के लिए वहां पे ग्लोबुलिन्स वगैरह प्रोड्यूस करना, ये भी लिवर की जिम्मेदारी है। और अगर हम इन सब चीजों को समराइज करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि लिवर आपकी बॉडी की वो चेक पोस्ट है जो हर बाहर से आने वाली एक्सोजेनस चीज और हर अंदर से पैदा होने वाले एंडोजेनस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्क्रीन करता है। अगर खुदा न खास्ता किसी दिन आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि आपका मूड ऑफ है और आपको उसकी वजह भी समझ ना आ रही हो, तो ये बात तय है कि आपने कोई ऐसे फूड एडिटिव्स वाली खुराक खाई है जिसकी वजह से आपके लिवर के ऊपर प्रेशर आ चुका हुआ है। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।